फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन का चैप्टर फॉर ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो इससे पहले की चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर जो आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई थी, इसमें क्या गुण थे, क्या दोष थे और सब कुछ जो भी इसके अंदर आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है वो है ब्रिटिश काल में शिक्षा का प्रारंभ, मतलब कि ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसे स्टार्ट हुई थी। तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। प्रारंभ में इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना था, परंतु बाद में धन प्रचार की ओर भी प्रयास प्रारंभ कर दिए। तो क्या बता रहे हैं कि जब सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तो जो प्रारंभ में ये जो कंपनी जब स्थापित हुई हमारे भारत में, तो उसका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे उसने सोचा कि चलो व्यापार करते करते हम अपने धर्म का भी प्रचार करें। तो उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया, अपने धर्म का प्रचार करना, ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजी परंपराओं का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई स्थानों में दान आश्रित विद्यालय खोले। इन विद्यालयों में भारतीय अंग्रेज कंपनी कर्मचारी का गरीब जनता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। मतलब कि उसके बाद क्या किया, अपने शिक्षा अपने कल्चर के जो प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया, दान दिए, जिससे कि स्कूल खोले गए, इंग्लिश स्कूल खोले गए, जहाँ पे कौन कौन पढ़ते थे, भारतीय पढ़ते थे और अंग्रेज कंपनी के जो कर्मचारी थे वो पढ़ते थे, और जो गरीब जनता के होते थे उनके बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पढ़ना लिखना तथा गणित के अतिरिक्त ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, यही बताया जा रहा। यहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाता था और अपने धर्म का प्रचार करते थे वो लोग। सन 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता के पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किंतु ब्रिटिश कालीन शिक्षा का द्वितीय काल सन 1813 से शुरू हुआ। तो ये हमारा बताया गया है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा कैसे स्टार्ट हुई थी। अब हम आगे देखते हैं सन 1813 का आज्ञा पत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इस आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में कंपनी सरकार को शिक्षा प्रगति के लिए आदेश दिए गए। इस आज्ञा पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार थी, मतलब कि इस आज्ञा पत्र में शिक्षा के प्रति ही कुछ दिया गया था। तो देखते हैं वो कौन सी बातें थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई, और भारतीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की अनुमति दी गई। तो क्या बताया जाए, सिर्फ प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय कर रहे थे वो, किस लिए, भारतीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए। 1813 ईस्वी में इस आज्ञा पत्र के अनुसार कंपनी पर शिक्षा का उत्तरदायित्व आ गया था, किंतु 1 लाख में करने की विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। मतलब कि बता रहे 1 लाख रुपए कहाँ पे व्यय किए जाए, इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य, साधन व माध्यम को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हुआ। इस विषय को लेकर देश में 3 विचारधाराएं उत्पन्न हो गई। तो फिर इससे बहुत सारा जो है देश में वाद विवाद हुआ, जिससे कि 3 विचारधाराएं उत्पन्न हो गई। तो वो क्या थी, चलिए देखते हैं। पहली विचारधारा के अनुसार भारत में ज्ञान विज्ञान एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर किया जाए। इस विचारधारा का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया। तो मतलब कि क्या बता रहे हैं कि जो भारत में ज्ञान विज्ञान और जो पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रचार प्रसार है, वो कह रहे थे कि इंग्लिश शिक्षा, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उसके बाद सेकंड क्या है, दूसरी विचारधारा के अनुसार फारसी, अरबी एवं संस्कृत भाषा द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए। इस विचारधारा के समर्थक लॉर्ड हैस्टिंग्स या लॉर्ड प्रिंसेस थे। तो दूसरी ओर जो ये लोग थे, लॉर्ड हैस्टिंग्स और लॉर्ड प्रिंसेस, ये क्या कह रहे थे कि जो सब अरबी संस्कृत ये सब भाषाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, किसको ध्यान में रखते हुए, मतलब कि हमारी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार किया जाए। और तीसरी जो विचारधारा थी वो क्या थी, तीसरी विचारधारा के समर्थक मद्रास के गवर्नर मुनरो तथा मुंबई के गवर्नर स्टुअर्ट एल्फिस्ट थे। इन्होंने उनके अनुसार पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का प्रसार देसी भाषाओं के माध्यम से किया जाए, तो इन्होंने भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, चलिए देख लेते हैं। सन 1813 में के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था, और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। बल्कि क्या बता रहे हैं कि 1813 में से जो हमारे भारत की शिक्षा का प्रबंध था वो किसका हो गया था, ब्रिटिश का हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। तो उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपये व्यय करने की, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का मतलब कि सोचा था उन्होंने।
नीति बनाई थी, परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि धनराशि किस प्रकार खर्च की जाए। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई स्थानों का विवाद प्रारंभ हो गया, जिससे पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि पाश्चात्य विवाद क्या होता है। यही कि जो शिक्षा के प्रति वाद विवाद उत्पन्न हुए थे उसी को प्राच्य या पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 1833 तक चलता रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्राच्यवादी विचारधारा के कारण। तो जो प्राच्यवादी विचारधारा है वो कैसे विकसित हुई, तो इसके क्या कारण थे देखते हैं। अनेक कारणों से प्रिंसेप आदि कंपनी के अधिकारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण चाहते थे। प्राच्यवादी नीति के समर्थक कंपनी के पुराने अधिकारी थे जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था और उसके प्रशंसक बन गए थे। तो क्या बता रहे, प्राच्यवादी विचारधारा के क्या कारण थे, क्योंकि जो बहुत सारे अधिकारी थे कंपनी के जो कि बहुत समय से हमारे भारत में रह रहे थे, तो उन्होंने हमारी संस्कृति देखी और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी, तो जिसकी वजह से वो हमारी शिक्षा को अच्छा मानने लगे। मुनरो ने ब्रिटिश संसद में कहा, क्या कहा चलिए देखते हैं, कि यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ में यातायात में महान लाभ उठा सकेगा। तो उन्होंने मुनरो ने ये बात बताई थी, कहाँ पे बताई थी, कहीं संसद वगैरह में। सेकंड पॉइंट आ जाता है, इन अधिकारियों को डर था कि भारतवासी शायद पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करे। भारत में साम्राज्य को सुरक्षित कर रखने के लिए वे किसी प्रकार के विरोध का खतरा नहीं लेना चाहते थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, ये लोग कोलकाता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को सुरक्षित रखना चाहते थे। ये रूढ़िवादी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी पढ़कर उनके समकक्ष बन सके। तो मतलब कि ये सब कारण थे जिसकी वजह से ये प्राच्यवाद स्टार्ट हुआ, प्राच्यवाद विचारधारा आई। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है सन 1833 ईस्वी का आज्ञा पत्र। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जो वो पाश्चात्यवादी विवाद था वो कब तक चला था, 1813 से 1833 वर्षों तक। तो जब ये विवाद खत्म हुआ होगा तो उसके लिए एक आज्ञा पत्र बनाया गया होगा जो कि यही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया था। इस आज्ञा पत्र के अनुसार 1813 के आज्ञा पत्र का संशोधन हुआ, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थी। तो मतलब संशोधन हुआ 1813 के आज्ञा पत्र में। तो पहला पॉइंट क्या था, वार्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दी गई। तो ये अच्छा हुआ क्योंकि 1 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दी गई। सेकंड पॉइंट हमारा, सभी देशों की मिशनरियों को भारत में स्वतंत्रता पूर्वक धर्म एवं शिक्षा प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। मतलब कि ये पॉइंट था कि सभी जो देश थे उनको अपनी संस्कृति का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। थर्ड था हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार अन्य प्रांतों की सरकार पर भी रहेगा। फोर्थ हमारा, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया गया और इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। तो ये थे हमारे कुछ 1833 के संशोधन। उसके बाद आ जाती है हमारी हेडिंग लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। तो ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा के इतिहास में लॉर्ड मैकाले का बहुत प्रभाव रहा है। मैकाले द्वारा लगभग 150 वर्ष पूर्व जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वह आज भी भूत की तरह आधुनिक भारत को शिक्षा को प्रभावित करती है। मतलब जो शिक्षा नीति थी ब्रिटिश कालीन में उसमें मैकाले का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई थी वो अभी तक हम लोग उसका अनुसरण करते हैं कहीं कहीं जगह पर। उसके बाद देखते हैं आगे, लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 ईस्वी को भारत में कंपनी के कानूनी सदस्य बनकर आए। वे अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे और प्राच्य विद्या को हीन मानते थे। यहाँ पे होना चाहिए हीन मानते थे, बल्कि वो सिर्फ इंग्लिश को ही मानते थे। वो हमारी जो प्राच्य विद्या थी उसको हीन मानते थे, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण भी कहा जाता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। अब पश्चिमीकरण क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, प्राच्य साहित्य और शिक्षा का उसने विरोध किया। मतलब कि जो मैकाले थे उन्होंने हमारी प्राच्य साहित्य और शिक्षा का विरोध किया था। मैकाले ने लिखा, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों का मान भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य से अधिक है। तो उन्होंने क्या बताया कि बल्कि जो उनकी यूरोपीय पुस्तकालय होती हैं उसकी अलमारियों का जो मतलब उनकी जो अलमारी में जितनी किताबें होती हैं वो भारत और अरब की संपूर्ण किताबों को मिलाकर भी ज़्यादा होती हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया था। मैकाले ने शिक्षा की धार्मिक तटस्थता पर बल दिया। थर्ड है, मैकाले ने उच्च वर्गों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बल दिया तथा अधोगामी निस्यंदन का समर्थन किया। अब अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत है एक जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए आ गया शिक्षा छनई का सिद्धांत। तो शिक्षा छनई के सिद्धांत को ही अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये होता है क्या है।
इस सिद्धांत का तात्पर्य था कि शिक्षा केवल उच्च वर्गों को ही दी जाए और जनसाधारण को शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर और धीरे धीरे प्राप्त हो। इसे निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। तो मतलब कि क्या बताया जा रहा है इसमें, क्या बता रहे हैं कि जो लॉर्ड मैकाले थे शायद उन्होंने ये नीति बनाई, उनका ये समर्थन करते थे कि जो शिक्षा होती है वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए जो कि धनी वर्ग हैं, और जो नीचे के वर्ग होते हैं जो जनसाधारण होते हैं उन्हें शिक्षा कैसे प्राप्त हो, उच्च वर्गों से छन छन के प्राप्त हो। तो यही अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हम लोग रहता है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के गुण। तो जो हमारी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी उसके क्या गुण थे चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। ये बात तो सच है, क्योंकि इंग्लिश प्रणाली के आने के बाद ही सबका विवाद उत्पन्न हुआ था, तभी ये सब प्रचार प्रसार हुआ था। सेकंड है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति हुई। भारतीयों ने व्यक्तिगत प्रयास से वैज्ञानिक के अध्ययन के लिए नवीन शिक्षा संस्थाओं का निर्माण किया। मतलब कि जब इंग्लिश ब्रिटिश शिक्षा आई तभी लोग जान पाए कि मतलब कि विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है, तो तभी हमारे भारत ने भी प्रगति करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आ जाता है थर्ड, भारत में ब्रिटिश शासन काल में अनेक सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि, जाति भेद आदि। अंग्रेज शिक्षा से प्रभावित होकर विद्वानों एवं समाज सेवियों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया और कुछ सीमा तक उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो जब ये हमारी शिक्षा चल रही थी वैदिक कालीन बौद्ध कालीन, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी, जैसे कि सबसे बड़ी तो यही जाति पात की थी, क्योंकि देखिए वैदिक काल में भी जो शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बौद्ध काल में भी ऐसा होता था, स्त्री शिक्षा नहीं होती थी। तो ये सब बहुत सारी बुराई व्याप्त थी, जैसे कि सती प्रथा होता था, बाल विवाह होता था। तो जब ये इंग्लिश शिक्षा आई, ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, तो उनसे प्रभावित होकर जो हमारे समाज सेवी हैं, जो उन्होंने पढ़ा लिखा विद्वान थे, तो उनको ये सब गलत लगा, तो उन्होंने इसके प्रति आंदोलन किए। फोर्थ है हमारा, कई अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके संस्कृत की पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जिससे पश्चिमी बौद्धिक जगत में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत की प्रगति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भारतीयों में भी साहित्य और संस्कृत के प्रति पुनः रुचि जागृत हुई। तो क्या बता रहे, कई जो विद्वान थे जो संस्कृत भी पढ़ सकते थे, तो उन्होंने संस्कृत को पढ़ा और उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, तभी उन्होंने जो हमारी संस्कृत बुक्स हैं उनका अनुवाद इंग्लिश में कर दिया, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसका प्रचार प्रसार हुआ। जब तो लोगों ने पढ़ा, और तो लोग जब पढ़ेंगे, वहाँ के लोग पढ़ेंगे, तो हमारी सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये भी एक अच्छा गुण था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के दोष। तो गुण के साथ बहुत सारे दोष भी रहे हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। देश के वातावरण के साथ समन्वय ना होना। तो ये तो सच है, वो लोग ब्रिटिश थे, वो लोग अपने आप को ऊंचा मानते थे, हम लोग को समझते ही नहीं थे, कुछ अपनी ही प्रणाली रखते थे, इंग्लिश ही पढ़ाते थे। नेक्स्ट है हमारे देश की आवश्यकताओं की अवहेलना। थर्ड है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों का स्पष्ट एवं स्वार्थपरक होना। बाकी वो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, भारतीय तो तब सिर्फ क्या करते थे, खेती करते थे, यही सब करते थे, उनके लिए ये इंग्लिश शिक्षा का कोई मायने नहीं थे उस टाइम, अब है ये सब। फिर फोर्थ है धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा। तो जो अंग्रेज थे वो हमारी संस्कृत को नहीं मानते थे, या फिर जो भी हमारे धार्मिक साहित्य हैं उनको नहीं पढ़ाते थे, तो उस टाइम पे ये धार्मिक भावनाओं की बहुत ज़्यादा उपेक्षा होने लगी थी। फिफ्थ है हमारा स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा। तो जो हमारे वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी, वहाँ पे वो खुद ही नए नए स्कूल बना रहे थे, वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो हमारी स्वदेशी जो हमारे देश में पहले से स्कूल कॉलेज थे, तो उन पर कोई उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, वो शायद बंद करा दिए गए, जो भी हो। फिर लास्ट है हमारा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का अनुसरण। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शिक्षा है वो सिर्फ बड़े लोगों को दी जाए, धनी वर्ग को दी जाए, और जो नीचे के लोग हैं, बाकी जो जनसाधारण हैं, सामान्य हैं, उन्हें धीरे धीरे उनसे मिले, मतलब कि वो पढ़ें फिर वो हमें पढ़ाएं, ऐसा था। तो फिर ये भी एक बुराई थी, क्योंकि सभी को समान अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का, सभी समान तरीके से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी। तो ये था हमारा चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।